गुड इवनिंग आप सभी को। मैं मिथुन एमबीए एजुकेशन फॉर एजुकेशन की विंडो पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द थ्योरी ऑफ कोलबर्ग दैट इज रिलेटेड टू मोरल डेवलपमेंट। कोलबर्ग साहब की जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मोरल डेवलपमेंट से हम क्या समझते हैं, इस पे थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि ये थ्योरी जो है कम्प्लीटली मोरल डेवलपमेंट पे बेस्ड है। दैट हाउ अ किड गेट इट his or her moral development. तो लॉरेंस कोलबर्ग सब की जो मोरल डेवलपमेंट है ये बेसिकली इस बात पर डिपेंड करती है कि हर एक इंडिविजुअल जो है किसी एक्शन को करने के पीछे रीज़न क्या देता है। तो हम सब की मोरल वैल्यूज़ का लेवल जो है अलग अलग हो सकता है। मीन्स ये रिफ्लेक्ट करेगा हमारे रिएक्शन के बेसिस पर कि हम किस चीज़ पर कैसा रिएक्शन देते हैं, तो उससे समझ में आता है। जैसे कुछ पेरेंट्स हो सकते हैं जो अपने बच्चे के झूठ बोलने पर उसे समझाएं, दूसरे ऐसे हो सकते हैं जो उसे पनिश करें, क्योंकि झूठ बोलना किसी के लिए बहुत गलत बात हो सकती है, किसी के लिए ऐसी होगी कि हाँ ठीक है कभी कभी बोला जा सकता है। तो सबके अपने अपने लेवल्स होते हैं। कोलबर्ग साहब जो है प्रभावित थे, जो सिस्टम था जीन पियाजे साहब ने भी मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। और वो उनका जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी में प्रोसेस था या तरीका था वो ऐसा था कि वो बच्चों को कुछ मोरल स्टोरी सुनाते थे और फिर उस पर बच्चों के रिएक्शंस लेते थे। तो ये जो मोरल स्टोरीज बताकर जो ये चेक करना कि मोरल डेवलपमेंट किस लेवल का है। तो मोरल डेवलपमेंट की ये थ्योरी जो है, हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट में तीन बेसिक थ्योरीज पढ़ते हैं जो आपके सिलेबस है उसमें। पहला हम पढ़ चुके हैं जीन पियाजे साहब की थ्योरी, जिसमें हम कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी जो हमने डिस्कस की। फिर हमने बात की लेव वेगोत्स्की की थ्योरी, जिसमें हमने ये देखा कि सोसाइटी का, कल्चर का और लैंग्वेज का इम्पोर्टेंट रोल होता है जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का उसमें। और ये तीसरी मेजर थ्योरी है जो कि मोरल डेवलपमेंट के बारे में बात करती है। अब कोलबर्ग साहब का, जैसे अभी हमने बात किया कि ये पियाजे साहब के स्टोरी टेलिंग टेक्निक से बड़े प्रभावित थे, जो कि उसी पे बेस्ड इन्होंने भी एक प्रोसेस अपनाई, एक रिसर्च किया बोल सकते हैं, जिसमें उन्होंने बच्चों को अलग अलग केस स्टडीज, हम इसमें थोड़ा सा जोड़ के देख सकते हैं। जो आप लोगों ने अगर विक्रम बेताल देखा हो तो हम देखते हैं कि बेताल जो है एक पर्टिकुलर स्टोरी सुनाता है विक्रम को, और फिर एट द एंड उससे उसका कंक्लूजन पूछता है या उसकी रीजनिंग देखता है कि मोरली किसने सही किया किसने गलत किया। तो ठीक उसी तरह से यहाँ कोलबर्ग साहब एक केस स्टडी देते हैं या एक स्टोरी सुनाते हैं बच्चों को, और फिर बच्चों से पूछते हैं कुछ सवाल, और उसके आधार पर वो तय करते हैं कि बच्चों का मोरल डेवलपमेंट का लेवल क्या है अभी, या उनके रीजनिंग क्या है। यहाँ पर मोरल जो वैल्यूज़ हैं या मोरल जो एक्शंस हैं उसके पीछे रीजनिंग क्या लगा रहा है बच्चा, कारण या तर्क क्या दे रहा है, उसके आधार पर यह तय किया जाना कि मोरल डेवलपमेंट किस लेवल तक हुआ है। जितनी भी स्टोरीज हैं उनकी, उसमें से सबसे फेमस स्टोरी या सबसे ज़्यादा डिस्कस्ड की गई स्टोरी है हाइंस डेलिमा। अगर हाइंस डेलिमा की हम बात करें तो उसमें ये देखा जा रहा है या बताया गया है, थोड़ा सा इसको शॉर्ट में हम समझ लेते हैं कि हाइंस करके एक व्यक्ति है जिसकी वाइफ को एक पर्टिकुलर टाइप का कैंसर हुआ है, और डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी है कि एक स्पेसिफिक दवाई है, अगर वो उसे मिल जाती है तो उनकी वाइफ सर्वाइव करेगी, नहीं तो सर्वाइव नहीं कर पाएगी।
हाइंज़ जाते हैं उस पर्टिकुलर केमिस्ट के पास जहाँ से उसे वो दवाई मिल सकती है, पर केमिस्ट उस दवाई की कई गुना ज़्यादा भाव बताता है, जैसा कि हमने अभी कोविड फ़ेज़ में भी देखा। पर्टिकुलर दवाइयों के भाव ब्लैक मार्केटिंग और उसका रेट जो है काफ़ी कई गुना बढ़ा दिया गया, क्योंकि वो लाइफ़ सेविंग ड्रग बन गई थी उस पीरियड के लिए। तो ऐसे ही वो केमिस्ट उस दवाई के कई गुना ज़्यादा दाम बताता है। हाइंज़ उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है और बड़ी मुश्किल से उस अमाउंट का आधा ही, जितना उससे माँगा गया उसका आधा ही पैसा वो पैसों की व्यवस्था कर पाता है, लेकिन केमिस्ट उसे साफ इनकार कर देता है कि जब तक पूरे पैसे नहीं दिए जाएँगे तब तक वो दवाई नहीं लेगा। अल्टीमेटली हाइंज़ के पास ऑप्शन या तो ये है कि वो अपनी बीवी को मरता हुआ देखे, या कहीं से चोरी करके वो पैसा लाकर दे उसे और वो दवाई अपनी बीवी को दे, या फिर दवाई ही चोरी कर ले। यस, अल्टीमेटली वो दवाई चोरी करके अपनी बीवी की जान बचाता है। अब इस पर प्रश्न क्या पूछें, कोलबर्ग ने बच्चों से स्टोरी सुनाने के बाद, या एक तरह का क्वेश्चनर दिया बोल सकते हैं। क्या उसको दवाई चुराना सही था या नहीं? फिर वुड इट चेंज एनीथिंग इफ हाइंज डिड नॉट लव हिज वाइफ? क्या वो ऐसा स्टेप नहीं लेता अगर उसकी वाइफ से उसे प्यार नहीं होता तो, या उसके केयर नहीं करता तो क्या वो ये स्टेप ले पाता? व्हाट इफ द पर्सन डाइंग वाज अ स्ट्रेंजर? क्या उसके डिसीजन या उसके तरीके में कोई अंतर आता अगर जो मरने वाला व्यक्ति उसकी बीवी की जगह पर कोई स्ट्रेंजर होता, तो भी क्या वो यही करता? ऐसे तमाम प्रश्न उन्होंने बच्चों से पूछे, और यही तरीका है। दिस इज द वे हाउ जो कोलबर्ग साहब ने अपनी पूरी रिसर्च की है और जिसके बाद ये थ्योरी दी है। पूरा रिसर्च ही इस तरह के कोई स्टडीज़ पर और फिर उस पर दिए जाने वाले तर्कों पर आधारित है। अब कुछ बेसिक डेटा दे रखा है उनके उनका जो सैंपल साइज़ था रिसर्च का। द सैंपल कंप्राइज्ड ऑफ 72 शिकागो बॉयज़। ये बेसिकली अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। वहीं पर उन्होंने अपना रिसर्च किया शिकागो में। उन्होंने 10 से 16 साल के लड़कों को लिया। कितने? 72, 72 बच्चे थे इसमें उनकी रिसर्च में सम्मिलित। और ये इम्पोर्टेंट बात है, ये बॉयज़ को लिया, है ना? ये मिक्स्ड संख्या नहीं थी गर्ल्स और बॉयज़ की। सिंपली इसमें बॉयज़ को लिया गया। इस पे हम आगे भी बात करेंगे। ये इनकी थ्योरी की एक कमी थी, या रिसर्च की एक कमी थी, कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ बॉयज़ को उन्होंने सम्मिलित किया अपनी रिसर्च में। इसमें जो 72 बच्चे थे उसमें से 58 बच्चों को whom were followed up at 3 अर्ली इंटरवल्स फ्रॉम 20 ईयर्स। तो अलग-अलग इंटरवल्स में उनके एक उम्र तक 20 साल तक जब तक नहीं हुए वो, उनके अलग-अलग इंटरवल पर ये किया गया, ताकि अलग-अलग एज ग्रुप में क्या उनके निर्णय लेने में या उनकी मोरालिटी में कोई चेंज आ रही है, चेंज आ रहा है, ये देखा गया, इसकी भी जाँच की गई। तो एक लंबा रिसर्च रहा जिसके बाद उन्होंने थ्योरी दी। उनका इंटरव्यू का एक टाइम दिया गया है कि 2 घंटे का इंटरव्यू बेस्ड ऑन दी 10 डेलिमा। 10 अलग-अलग डेलिमा, या डेलिमा मतलब दुविधा बोल सकते हैं। ऐसी सिचुएशन जहाँ हमें निर्णय लेने में समस्या होती है, ठीक है? तो ये उनके रिसर्च का एक बेसिक कंसेप्ट हमने समझा, किस तरीके से उन्होंने अपना रिसर्च किया, या थ्योरी देने के पीछे उन्होंने जो डेटा कलेक्ट किया वो रिसर्च किस तरह का था, किस आधार पर था। और इस आधार पर उन्होंने जो अपना मोरल डेवलपमेंट के 3 लेवल दिए, और ये 3 लेवल जो है अल्टीमेटली हर एक लेवल के 2-2 स्टेजेस उन्होंने बताए हैं। तो टोटल 3 लेवल्स एंड 6 स्टेजेस। 3 लेवल है और हर एक लेवल पे क्योंकि 2 स्टेजेस है तो ऐसे 6 स्टेजेस हैं। तो हम लोग एक-एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहला लेवल जो है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। तो पहला प्री कन्वेंशनल है, फिर कन्वेंशनल होगा और फिर पोस्ट कन्वेंशनल। इस तरीके से हम देख रहे हैं ये 3 लेवल है। पहला लेवल है जो ये है, दैट इज़ प्री कन्वेंशनल, फिर कन्वेंशनल और फिर पोस्ट कन्वेंशनल।
सबसे पहले हम प्री कन्वेंशनल से स्टार्ट करते हैं। अगर प्री कन्वेंशनल वाली लेवल को हम देखें तो इसमें एज ग्रुप जो रखा गया है वो रखा गया है 3 से 7 साल, जिसको हम अर्ली चाइल्डहुड फेज भी कहते हैं। उस फेज में बच्चों को रखा गया है, उस ग्रुप के बच्चों को रखा गया है। यहाँ जैसे बताया है, एट द प्री कन्वेंशनल लेवल मोस्ट 9 ईयर ओल्ड एंड यंगर, 9 से या 9 से छोटे, सम ओवर 9, कुछ 9 से बड़े, वी डोंट हैव अ पर्सनल कोड ऑफ मोरालिटी। Instead, our moral code is shaped by the standards of adults and the consequences of the following or breaking their rules. तो अल्टीमेटली ये जो प्री कन्वेंशनल स्टेज है इसमें मोरालिटी की कोई समझ नहीं होती, नैतिकता की कोई समझ बच्चों में नहीं होती है। नैतिकता डिपेंड करती है कि वो जो कर रहे हैं उनका, जो भी वो स्टेप ले रहे हैं, जो भी काम वो कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं या चोरी नहीं कर रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, इसके पीछे सिर्फ इतना ही है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, परिणाम क्या होंगे, बस इतना ही इसके पीछे तर्क है, इसके पीछे रीजनिंग है। ठीक है, हम इसको 3 से 7 साल का ही माने, अर्ली चाइल्डहुड फेज को ये मैच करता है। तो ये वो स्टेज है प्री कन्वेंशनल स्टेज जहाँ प्री से हम समझ ही रहे हैं कि मोरालिटी की समझ नहीं। प्री मतलब प्री बोर्ड एग्जाम जैसे हम बोलते हैं, प्री मतलब जो मेन स्टेज है उससे पहले की, है ना। तो यहाँ पर हम कन्वेंशनल स्टेज को मेन स्टेज मान रहे हैं, इसके पहले की स्टेज प्री कन्वेंशनल हो गई। प्री कन्वेंशनल में हम देख रहे हैं कि 3 से 7 साल की उम्र के बच्चे आते हैं, या जो अर्ली चाइल्डहुड है वो अलग ग्रुप आता है इसमें। और यहाँ पर मोरालिटी की कोई बेसिक समझ नहीं होती, सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम या पनिशमेंट, या इतना कि ये करने पर क्या होगा, इसी डर से या इसी समझ से किसी चीज को किया जाता है या किसी चीज को नहीं किया जाता। ठीक है, यहाँ पर नैतिकता की कोई बेसिक आधारभूत समझ नहीं है, परिणामों की चिंता है बस। ठीक है, अब इसमें जो दो स्टेज दे रखी है उसको भी समझ लेते हैं। पहला स्टेज है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। तो ये यहाँ पर जो मोरालिटी दिखाई जाती है या नैतिकता बताई जाती है, दर्शाई जाती है बच्चों के द्वारा, उसके पीछे बस एक ही रीज़न होता है, एक ही कारण होता है कि वो अवॉइड करना चाहते हैं किसको, पनिशमेंट को। तो पनिशमेंट से बचने के लिए ऐसा किया जाता है। तो इसीलिए हम देखते हैं जब बहुत छोटे होते हैं, मतलब आप मान लीजिए 3 4 5 साल के बच्चे जो हैं, उन्हें हम डराते हैं, ऐसा मत करो तो पिटाई लग जाएगी, ऐसा मत करो तो ये हो जाएगा। हम डराते हैं या डाँटते हैं या कभी-कभी पिटाई भी लगा देते हैं। तो बच्चे उस डर से कि मम्मी डाँटेंगे, पापा डाँटेंगे, मारेंगे, इस डर से सिर्फ़ जो कहा जाता है वो बात मानी जाती है, नैतिकता को अपनाते हैं, क्योंकि नैतिकता की समझ नहीं है। तो नैतिकता के पीछे तर्क यहाँ क्या है कि उसका परिणाम बुरा हो सकता है, उसके बदले में पनिशमेंट मिल सकती है। फिर इसी में जो सेकंड स्टेज है, इसे इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, है ना, जो इसे हम टिट फॉर टैट भी कहते हैं इस स्टेज को। इसे पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन स्टेज भी कहते हैं। दो नाम से जाना जाता है ये, टिट फॉर टैट और पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। तो यहाँ पर क्या कारण है कि मोरालिटी को फॉलो किया जा रहा है, नैतिकता को फॉलो किया जा रहा है? तो इसके पीछे ये कारण है कि इसमें मेरा क्या, अगर हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं, किसी को पेन चाहिए या सीडब्ल्यू कॉपी चाहिए, तो वो बोलता है कि इसके बदले में तू मुझे चॉकलेट दे। तो यहाँ पर ये देखा जाए टिट फॉर टैट, कि जैसा मैं तुम्हारे लिए ये क्यों करूँ, अगर इसके बदले में मेरा कोई फ़ायदा हो रहा है, या तुमने मेरा नुकसान किया है तो मैं भी तुम्हारा नुकसान करूँगा। इस तरीके से टिट फॉर टैट का फंडा हम याद याद रख सकते हैं। और यहाँ रिवॉर्ड की भी बात की जा रही है। ठीक है, एट दिस एज चिल्ड्रन रिकग्नाइज दैट देर इज नॉट जस्ट वन राइट व्यू that is happened down by the authorities. Different individuals have different viewpoint. यहाँ पर थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स बना दिया गया, सिंपली हम इसको इतना ध्यान रखें कि यहाँ पर ये देखा जाता है कि मैं इस चीज़ को करूँगा तो इसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है। यहाँ पर ये बात भी कही जाती है कि एक्सचेंज में मुझे क्या मिल रहा है। अगर तुमने मेरा बुरा किया है तो मैं भी तुम्हारा बुरा करूँगा, या तुमने मुझे मारा है, देखते हैं ना हम बच्चे, एक ने
किसी का कुछ ले लिया तो दूसरा भी कोशिश करता है कि उसका वो कुछ छीन ले या ले ले। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो बात की जा रही है वो टिट फॉर टैट की जा रही है, या फिर हम बोल सकते हैं इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज की बात की जा रही है, पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन की बात की जाती है कि ये देखा जाता है कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है, तब मैं वो मोरालिटी या वो चीज़ को फॉलो करूँगा, या उसके एक्शंस के पीछे कंसेप्ट ये होता है। तो यहाँ तो हमने देख लिया कि 3 से 7, या हम बोल सकते हैं इसको 3 से 9 साल की उम्र तक के बच्चे जो है इस रेंज में आते हैं, जिसको हम प्री कन्वेंशनल मोरालिटी कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद अगला जो लेवल है, पहला लेवल हो गया प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, उसमें हमने 2 स्टेजेस देखे, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, और फिर टिट फॉर टैट या इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। अब हम बात करते हैं लेवल 2 की, जिसे हम बोलते हैं कन्वेंशनल मोरालिटी। कन्वेंशनल मोरालिटी जो लेवल है, इसमें वी बिगिन टू इंटरनलाइज द मोरल स्टैंडर्ड्स ऑफ वैल्यूज एडल्ट रोल मॉडल्स। तो इस स्टेज में बच्चा जो है आत्मसात करने लगता है नैतिक मूल्यों को, और नैतिक मूल्यों को स्वीकार करने लगता है। उसे लगता है कि हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, या ऐसा ही करना चाहिए, सच ही बोलना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, किसी की मदद करनी चाहिए, है ना? ये तमाम चीज़ें, अपना लंच शेयर करना चाहिए। तो ये जो स्टेज है, ये हम बोल सकते हैं 10 से 14 साल के एज ग्रुप जो है इस पर्टिकुलर लेवल में आता है। स्टेज तो नहीं कहना चाहिए, कंप्लीट लेवल की बात कर रहे हैं हम कन्वेंशनल मोरालिटी की। तो हमने बेसिक चीज़ तो समझ ली। इसके पहले वाले में हमने क्या देखा, जो प्री कन्वेंशनल स्टेज है उसमें बात ये थी कि मोरालिटी की कोई बेसिक समझ नहीं होती, या मोरालिटी का कोई बेसिक कंसर्न नहीं होता है। कंसर्न या रीज़न कोई भी मोरल एक्शन के पीछे परिणाम होता है। कि एक तो हमने देखा उसमें, जो पहला स्टेज देखा हमने ओबीडियंस एंड पनिशमेंट वाला, उसमें हमने बात की कि पनिशमेंट का परिणाम है यहाँ पर, तो उसके डर से डांट पड़ेगी, उसके डर से फॉलो किया जा रहा है। जब इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज में हमने देखा कि इसके बदले में क्या मिलेगा मुझे, उसके आधार पर नैतिकता को माना जा रहा है या फॉलो किया जा रहा है, नैतिक एक्शन अपनाए जा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर नैतिकता की समझ विकसित हो गई है, नैतिक मूल्यों को स्वीकार कर लिया गया है, नैतिकता को एक्सेप्ट कर लिया गया है, नैतिकता को आत्मसात कर लिया गया है। ठीक है। और ये मान व्यक्तिगत रूप से ये माना जा रहा है, हाँ, नैतिक मूल्यों का पालन होना चाहिए। अब इसमें भी 2 स्टेज है। पहला स्टेज है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, है ना? इसको गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन भी कहते हैं। और जो चौथा स्टेज है उसे हम बोलते हैं मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। तो सबसे पहले तीसरे वाले स्टेज की बात करते हैं। यहाँ पर ये बात होती है कि बच्चा जो है खुद को अच्छा या नैतिक मूल्यों वाला प्रदर्शित करने की कोशिश करता है। वो हमें पता है कि हम किसको गुड बॉय बोलेंगे, जो अच्छा काम करता है, झूठ नहीं बोलता है, डिसिप्लिन में रहता है, बड़ों का आदर करता है, वो गुड बॉय हो गया। ऐसे ही गुड गर्ल भी वही होगी जो इन सब नैतिक मूल्यों का पालन करते हैं। तो जहाँ नैतिक मूल्यों का पालन किया जा रहा है, या मैं नैतिक मूल्यों का पालन करता हूँ, मैं अच्छा लड़का हूँ या मैं अच्छी लड़की हूँ, ये प्रदर्शित करने के लिए, या अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने के लिए मोरल वैल्यूज़ का या नैतिक मूल्यों का पालन किया जाता है। इसीलिए इसे गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन भी कहते हैं, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है मेंटेनिंग दी सोशल ऑर्डर। मेंटेनिंग दी सोशल ऑर्डर में हम क्या बात कर रहे हैं कि मेंटेनिंग दी सोशल ऑर्डर, यहाँ पर ये हो रहा है कि ये जो सारे नियम कानून बनाए जाते हैं या नैतिक मूल्य जो है, वो ज़रूरी है फॉलो करना, क्योंकि ये सोशल ऑर्डर को, सोसाइटी के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। Aware of the wider rules of society, so judgments concern obeying the rules in order to uphold the laws and to avoid guilt। यहाँ पर अल्टीमेटली ये कि बच्चा ये एक्सेप्ट कर लेता है कि एक समाज में बने रहने के लिए, समाज का हिस्सा बने रहने के लिए, और गिल्ट या समाज में हम निम्नतर ना माने जाएं, या हम
गलत ना माने जाए, ये कंसर्न होता है। जैसे यहाँ गुड बॉय गुड गर्ल वाला है, यहाँ पर खुद को गुड बॉय गुड गर्ल साबित करने के लिए फॉलो किया जा रहा है, जबकि यहाँ एक आंतरिक भावना है कि सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, सोसाइटी को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए, उसके अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए सोशल ऑर्डर का मेंटेन होना, या मेंटेन करने के लिए जो है, जो रूल्स है या जो नियम है सोसाइटी के, या जो नैतिक मूल्य है, उसका पालन किया जाना चाहिए। तो यहाँ तक ये 4 स्टेजेस पूरे होते हैं। उसके बाद हम थर्ड लेवल पे आते हैं। अब इससे भी आगे की बात, जहाँ हमने प्री कन्वेंशनल पे बात की थी कि कोई समझ नहीं है नैतिक मूल्यों की, सिर्फ परिणाम के डर से या परिणाम की अपेक्षा से नैतिक मूल्यों का पालन किया जा रहा है। कन्वेंशनल में हमने देखा कि नैतिक मूल्यों की वास्तविक समझ है और उनको आत्मसात किया जा रहा है, ये कन्वेंशनल मोरालिटी है। और पोस्ट कन्वेंशनल जो इससे भी आगे की बात है ना, इसमें हम बोल सकते हैं, इधर एडल्ट ग्रुप को भी ले सकते हैं, 10 से 14 के 18 तक भी ले सकते हैं। यहाँ जो स्टेज है पोस्ट कन्वेंशनल में, हम ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा कि 10 से 15% लोग ही ऐसे होते हैं जो खुद को फिफ्थ या सिक्स्थ वाली स्टेज तक लेकर आते हैं। यस। अब इसको हम समझेंगे कि कैसे ये बात की जा रही है। इंडिविजुअल जजमेंट इज बेस्ड ऑन सेल्फ चोजन प्रिंसिपल्स एंड मोरल रीजनिंग इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल राइट्स एंड जस्टिस। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, दिस लेवल ऑफ मोरल रीजनिंग इज एज फार एज मोस्ट पीपल गेट। यहाँ पर ये बात की जा रही है कि बहुत कम ही लोग हैं जो फिफ्थ और सिक्स्थ वाली स्टेज पर पहुंच पाते हैं मोरालिटी के। और ये मानना होता है कि नो डाउट जो कन्वेंशनल स्टेज है कि नैतिक मूल्यों का पालन किया जाना चाहिए, और तमाम बातें जिससे सोशल ऑर्डर मेंटेन रहे, जिससे हम अच्छे कहलाएं। उससे भी आगे बढ़कर कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करें, या जहाँ कभी कहीं मूल्यों में फ्लेक्सिबिलिटी होने की बात करें, वो वाली बात यहाँ पर आ जाती है। ठीक है। जैसे कि इसमें हम देखें, इसमें पहला स्टेज इस लेवल का, या टोटल में देखें तो पांचवा स्टेज है। इसमें बात की जा रही है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। द चाइल्ड बिकम अवेयर दैट वाइल रूल्स लॉज माइट बी एग्जिस्ट फॉर गुड of the greatest number, there are times when they will work against the interest of particular individual। यहाँ पर ये समझ आने लगता है कि नो डाउट कोई कानून या जो कायदे हैं या मोरल वैल्यूज हैं, सोशल लॉज हैं, वो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन के लिए तो, ग्रेटर नंबर्स के लिए तो सही बैठता है, लेकिन कभी कभी यही कानून, यही नियम जो है पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के लिए बहुत परेशानी का सबब बनते हैं, या उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, चोरी नहीं करना चाहिए, ये सही बात है। लेकिन अगर हम हाइंस डिलेमा की बात करें, जो एग्जांपल हमने डिस्कस किया, वहां पर अगर वो चोरी नहीं करके लाता, तो ऐसी सिचुएशन जहां पर एक्सप्लॉइट किया जा रहा था उसे, या उसकी वाइफ की लाइफ पर ही क्वेश्चन मार्क था, अगर वो चोरी नहीं करता तो ये चोरी करना तो गलत बात है, नो डाउट उसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इंडिविजुअल राइट्स के बारे में जो ये स्टेज हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये माना जा रहा है कि ज़रूरत के हिसाब से नियमों में ढील देनी चाहिए, ताकि किसी बड़े स्तर पर तो ये सारे नियम लागू होते हैं, लेकिन जहाँ पर भी फ्लेक्सिबिलिटी की बात है, वहाँ फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। तो ये समझ भी आने लगती है मोरालिटी से। जो कन्वेंशनल स्टेज से भी ऊपर जाते हैं लोग, वो इसके परे भी देख पाते हैं कि हाँ, किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए, जैसे हम देखते हैं झूठ बोलना बुरी बात है, लेकिन हमें पता चला है कि कोई, ऐसा एक एग्जांपल मैं दूं कि कोई कसाई आ रहा है, और हमने देखा कि एक गाय दौड़ती हुई आई, और वो किसी डायरेक्शन में आगे चली गई, और उसके पीछे वो कसाई दौड़ता हुआ आया, और उसने पूछा हमसे कि गाय किस तरफ गई है। तो यहाँ पर अगर हम झूठ बोलते हैं, तो हमें लगेगा कि हमने झूठ बोलकर उस गाय की जान बचाई है। तो ये स्टेज हमें उस बात पे लेके आता है कि अगर हम ऐसा करते हैं, तो शायद हम ये फिफ्थ स्टेज की मोरालिटी पर हैं, जहाँ पर हम इंडिविजुअल लेवल पर मोरल वैल्यूज को हमने फॉलो नहीं किया, झूठ नहीं बोलना चाहिए वो, लेकिन उससे उससे हमने देखा कि किसी का बेनिफिट हो रहा है, या हम फ्लेक्सिबल हुए, वहां पर नियमों के विपरीत काम किया हमने। तो दैट इज व्हाट सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स का जो लेवल है मोरालिटी का,
हम उस लेवल की बात कर रहे हैं। चलिए, अब इससे भी ऊपर वाला लेवल जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, इसको इस पे भी बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, या इसको यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन भी कहते हैं। पीपल एट दिस स्टेज हैव डेवलप्ड देयर ओन सेट्स ऑफ मोरल गाइडलाइंस, जहाँ व्यक्ति की मोरल गाइडलाइंस की अपनी खुद की एक फिलॉसफी डेवलप होती है। बहुत कम लोग हैं जो इस लेवल तक पहुंच पाते हैं। जैसे कि हम गांधी जी की बात करते हैं, उनका जो सत्याग्रह वाली बात है कि उन्होंने सत्याग्रह का कंसेप्ट वही लेकर आए थे कि हम मोरालिटी के उस लेवल पे होंगे, कोई हमें एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, इस तरह की बात करने वाले, है ना। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, ह्यूमन राइट, जस्टिस एंड इक्वालिटी। द पर्सन विल बी प्रिपेयर्ड टू एक्ट टू डिफेंड दीज प्रिंसिपल इवन इफ it means going against the rest of the society in the process of, and having to pay the consequences of disapproval and or imprisonment. Kohlberg doubted few people reached this stage. तो हम देखते हैं, एक एग्जांपल दूसरा लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि अभी हमने देखा कि सीरिया और ऐसे तमाम कंट्री जहाँ पर बहुत ज़्यादा आतंक की वजह से लोगों का पलायन हुआ, और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के बॉर्डर्स पे वो जाके बैठ गए। यस, अब अगर वो कंट्री के लोग इस बात को सपोर्ट करते हैं कि नहीं, हमें उन्हें अंदर आने देना चाहिए, भले उनके पास पासपोर्ट हो नहीं हो, जैसे अफ़गानिस्तान का भी मामला है। अब हम ये देख रहे हैं कि तालिबानी शासन वहाँ पर है, और अगर हम किसी तरह का फंड वहाँ पहुँचाते हैं, वहाँ पे भुखमरी और तमाम तरह की समस्याएँ भी देखने को मिल रही है। तो अगर हम पैसे वहाँ पहुँचाते हैं, फंड पहुँचाते हैं या कुछ भी सहयोग करते हैं, तो संभवतः उसका मिसयूज़ होगा, या लेकिन इस चीज़ से कि तालिबान कैसा शासक है, उससे परे सोचकर हम उनकी मदद करने जाते हैं, तो हमने ये वाला लेवल जो है, जो जिसको हम बोल रहे हैं यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, तो हम इस लेवल की मोरालिटी पे है, जहाँ पर हम सबसे प्रायोरिटी पर ये रखते हैं कि लोगों की मदद कैसे की जाए, ह्यूमन राइट्स की, जस्टिस की, न्याय की, इक्वालिटी की बात हम करें। ये छोड़ के कि लार्जर प्रोस्पेक्ट क्या है, ये भूल कर कि इससे कॉन्सिक्वेंसेस आगे क्या होने वाले हैं। जैसे अभी सीरिया वाला एग्जांपल हम बात कर रहे थे, तो हम अपनी बाउंड्रीज़ खोल दें दूसरे लोगों के लिए कि उन लोगों को रहने की जगह मिले, भोजन मिले, सुरक्षा मिले, तो ये इस अभी के स्तर पर तो हमें सही लगता है कि क्योंकि वो लोग मारे जाएँगे नहीं तो ठंड से, भूख से, प्यास से, तो हम उनकी जान बचा रहे हैं। लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो टेररिस्ट हो, और आगे चल के देश के लिए खतरा हो सकते हैं। तो उसको दरकिनार करते हुए हम ये सोचें कि अभी लोगों की जान कैसे बचाई जाए, या लार्जर प्रोस्पेक्ट में हम ह्यूमन राइट्स की बात करें, हम जस्टिस की बात करें, हम इक्वालिटी की बात करें, दैट इज़ व्हाट द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल स्टेज। तो ये 6 के 6 स्टेज हमने डिस्कस किए, 3 लेवल डिस्कस किए। सबसे पहला जहाँ पर ज़ीरो समझ है मोरालिटी की, लेकिन परिणाम के डर से फॉलो किया जा रहा है। इसमें 2 स्टेजेस थी, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज। फिर जब समझ आ जाती है और बिल्कुल आँख बंद करके या बिल्कुल तय मापदंडों के साथ काम किया जाता है, उसको कन्वेंशनल मोरालिटी बोलते हैं। इसकी स्टेज 3 बताती ये है कि अ, लोगों से अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए या खुद को गुड बॉय, नाइस गर्ल प्रूव करने के लिए हम मोरालिटी को फॉलो करते हैं। और इसके आगे हम ये मानने लगते हैं कि जो भी कानून है, जो भी कायदे बने हैं, जो भी मोरालिटी है, उसको ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए। इसमें किसी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी वो स्टेज है जहाँ इससे भी आगे सोचने में आता है, और लोगों का ये मानना है कि अगर ऐसा कोई नैतिक मूल्य है जो लार्जर प्रोस्पेक्ट में तो सही है, लेकिन किसी एक इंडिविजुअल के लिए अगर वो समस्या है, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी जा सकती है, दैट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। और फिर यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में हम अ, दूर के नुकसान को भूलकर, लार्जर प्रोस्पेक्ट के नुकसान को भूलकर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन राइट, जस्टिस और इक्वालिटी पर फोकस करके कोई निर्णय लेते हैं, या हम उसके पक्ष में खड़े होते हैं। तो हम, या जो भी व्यक्ति इस पक्ष में हो, गांधी जी का एग्जाम्पल हम इसमें याद रख सकते हैं
कि भले वो लोग हम पे लाठी चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम तो मौन व्रत भूख हड़ताल करके और इस तरीके से हम अपनी बात रखेंगे, है ना? बिना किसी अहिंसा का मार्ग अपना के अपना काम करेंगे, सत्याग्रह का मार्ग अपना के अपना काम करेंगे। दैट इज़ व्हाट द लेवल ऑफ यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। अब इसके बाद 2 और बातें की जाती है बड़े रूप में। ये तो हमने समझ लिया कोलबर्ग कौन थे, उन्होंने किस चीज़ पर रिसर्च की, कैसे रिसर्च की और उसके बाद उनकी थ्योरी क्या थी, ये हम समझ चुके हैं। अब बड़ी बात ये है कि उन्होंने जो ये मेथड अपनाया, उसमें क्या-क्या कमियाँ थी, उसकी उनकी जो उनका जो रिसर्च मेथड था, उनका रिसर्च की जो प्रोसेस थी उनकी, उसमें क्या समस्या थी, एक तो वो समझ लेते हैं। उसके बाद एक और बात रहेगी कि उनकी थ्योरी की क्या-क्या कमियाँ रही या जो क्रिटिक्स हमें मिलते हैं, वो देख रहे हैं। तो सबसे पहला है कि जो उन्होंने डिलेमास दे रखे हैं, वो कैसे हैं थे सारे आर्टिफ़िशियल। आर्टिफ़िशियल का मतलब वास्तविक सिचुएशन में ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति ऐसा ही व्यवहार करे। कोई मुझसे पूछे आकर कि भई आपके दोस्त को कोई बीमारी हो गई है और उसे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो आप दोगे क्या? बोलने में क्या जा रहा है? तो मैं शायद बोल दूँ, हाँ, बिल्कुल दूँगा, कहीं से भी अरेंज करके दूँगा। तो ये ऐसे जो आर्टिफ़िशियल डिलेमा होते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सच बोलें। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप वही बोलें जो आप करेंगे ऐसे सिचुएशन में। आप कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि ये एक आर्टिफ़िशियल सिचुएशन है। तो मेथड की एक जो कमी थी या लोगों ने जो कमी बताई, उसमें एक ये था कि ये सारे सिचुएशन आर्टिफ़िशियल थे। इसमें कोई भी कुछ बोल सकता है। फिर द सैंपल इज़ बायस्ड। ये बार-बार बोला जाता है कि गिलिगन करके एक और साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने इनकी आलोचना की है कि भई इसमें तो सब बॉयज़ थे आपके रिसर्च में, आपने सिर्फ़ बॉयज़ को सम्मिलित किया तो बायस्ड है आपका सैंपल। तो जनरलाइज़ कैसे कर सकते हैं जब रिसर्च सिर्फ़ बॉयज़ पे की गई है, तो हम कैसे मान लें कि सेम सिचुएशन गर्ल्स में भी होगी या सेम मोरल डेवलपमेंटल स्टेज गर्ल्स में भी होगी? तो बिल्कुल सही बात है। जब भी हम कोई सैंपल लेते हैं रिसर्च के लिए, तो कोशिश करते हैं कि वो सैंपल कंप्लीटली जो पॉपुलेशन है उसको रिप्रेज़ेंट करे, जिसके ऊपर हम जनरलाइज़ करना चाह रहे हैं। कहने का मतलब ये है सैंपल साइज़ बड़े से बड़ा हो और अ, सभी जो अंग हो सकते हैं किसी पॉपुलेशन के वो उसमें सम्मिलित हो। तो ये एक बायस्ड सैंपल है क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ़ बॉयज़ ही सम्मिलित किए गए थे। द डिलेमा और हाइपोथेटिकल फिर वही बात हो गई दे आर नॉट रियल। तो सिचुएशन जो थे वो हाइपोथेटिकल थे, रियल नहीं थे। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसी कोई सिचुएशन शायद लाइफ़ में कभी क्रिएट ही नहीं हुई हो किसी के, तो वो उसमें हाइपोथेटिकल जवाब देगा, उसमें रियल इमोशन या रियल थॉट प्रोसेस या रियल रीज़निंग होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। फिर पुअर रिसर्च डिज़ाइन जो उनका रिसर्च डिज़ाइन था, वो भी पुअर था। कुल मिला के ये 4 मेजर बात हमें ध्यान रखना है कि उन्होंने जो रिसर्च डिज़ाइन किया, रिसर्च डिज़ाइन में तमाम चीज़ें आ जाती है कि आप उस पूरे रिसर्च को कैसे कंडक्ट करने वाले हैं। तो उनका रिसर्च डिज़ाइन पुअर था। ये सब हमें तब समझ में आएगा जब हम रिसर्च की प्रोसेस को समझेंगे, उतने डीप में हमें नहीं जाना है। हम तो इतना ध्यान रखें कि उनका रिसर्च डिज़ाइन जो था, उन्होंने काम करने की जो जो तरीका अपनाया या उसका पूरा डिज़ाइन जो किया, जो प्लानिंग जो की, वो गड़बड़ थी, हाइपोथेटिकल था, सैंपल बायस था, डिलेमा आर्टिफिशियल थी। तो ये 4 मेजर प्रॉब्लम थी उनके मेथड के साथ। अब उनकी थ्योरी के साथ क्या-क्या प्रॉब्लम है? आर देयर डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट? क्या वाक़ई में ऐसा होगा कि पर्टिकुलर एज ग्रुप में मोरालिटी एक लेवल तक ही डेवलप होगी? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब अगर हम वाक़ई में ऐसा पर्सनली भी सोचें तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक पर्टिकुलर स्टेज में एक पर्टिकुलर तरह की मोरालिटी डेवलप होगी। ये ऊपर-नीचे भी हो सकती है। फिर डज़ मोरल जजमेंट मैच मोरल बिहेवियर? तो ऐसा हम देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम मोरल जजमेंट ले रहे हैं या मोरल बात कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं वो हमारे बिहेवियर में भी हो। जो हम सोचते हो किसी विषय पर या हम मानते हो किसी विषय पर, खुद पर आए तो हम वैसा ही काम करेंगे, वैसा ही एक्शन लेंगे, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो ये भी एक कमी थी उनकी थ्योरी में, जैसा उन्होंने बच्चों ने कहा, वैसा ही उन्होंने माना कि एक्शन में भी वो चीज़ें आएँगी। इज़ जस्टिस द मोस्ट फंडामेंटल मोरल प्रिंसिपल? फिर इन्होंने सबसे जो
टॉप मोस्ट मोरालिटी का लेवल माना है पोस्ट कन्वेंशनल। उसमें जो या ओवरऑल सिक्स्थ स्टेज देखें, उसमें जजमेंट की उन्होंने बात की है, ठीक है। लेकिन इसमें हम देखें कि जस्टिस के अलावा केयरिंग ऑफ पीपल भी, जैसे यहाँ पर बात की है, दिस कोलबर्ग्स व्यू हाउएवर गिलिगन सजेस्ट दैट द प्रिंसिपल ऑफ केयरिंग फॉर अदर इज इक्वली इम्पोर्टेंट। हम सिर्फ जस्टिस की बात नहीं कर सकते हैं, दूसरों को केयर करना भी, या दूसरों को केयर केयर को भी हमें फंडामेंटल मोरल प्रिंसिपल मानना चाहिए। और ये भी उन्होंने, गिलिगन ने इसमें एक चीज़ और ऐड की कि जो मेल और फीमेल है उनकी मोरालिटी में भी डिफरेंस हो सकता है, या पाया जाता है इन जनरल, कि गर्ल जो होती है ज़्यादा इमोशनल होती है, और ऐसा माना जाता है। जैसे कि हमने जेंडर बायस में भी ये बात की, लेकिन ये जेंडर बायस से आगे की बात है। साइकोलॉजिकली स्टडीज़ में अगर ऐसा मिलता है, ऐसा पाया जाता है कि गर्ल्स जो है ज़्यादा केयरिंग होती है, क्योंकि एक लाइफस्टाइल उनका जो होता है, या जो एक समाज में हम देखते हैं कि मदर का रोल उनको प्ले करना होता है, तो मदर्स आर जनरली मोर केयरिंग, ऐसा माना जाता है, ऐसा पाया भी जाता है। तो उस हिसाब से इन्होंने ये बात की कि केयरिंग को भी फंडामेंटल मोरल प्रिंसिपल रखना चाहिए, तब जाके इनके जो स्टेजेस हैं, या इनके फर्दर जो इनका कंक्लूजन है, या इनका थ्योरी है, उसमें भी चेंजेस आने की संभावना है। तो ये कुल जमा बात ये है कि इनकी प्रिंसिपल्स या इनकी थ्योरी जो है एक्चुअली, उसमें ये कमियां हैं, या ये कमियां मानी गई दूसरे साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। ऐसा ही होता है जब कोई प्रिंसिपल आता है या कोई थ्योरी आती है, तो बाकी लोग उसको काउंटर करते हैं, और यही होता है मंथन, जिससे जो एब्सोल्यूट नॉलेज है वो निकल के बाहर आता है। ऐसा प्लेटो साहब का भी कहना है कि काउंटर होना चाहिए, प्रश्न पूछे जाने चाहिए। तो हम क्लासरूम को भी ऐसा बनाएं जहाँ पर बहुत ज़्यादा काउंटर किए जाए, प्रश्न पूछे जाए, ताकि एब्सोल्यूट नॉलेज, या जिस जो उस विषय में बात कर रहा है उससे भी चिंतन करना पड़े, और वो फिर एब्सोल्यूट चीज़ें सामने लेकर आए। तो आज जो हमने डिस्कस किया है उसका एक छोटा रिकैप कर ले। सबसे पहले हमने बात की कि लॉरेंस कोलबर्ग साहब का जो ये मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है, ये प्रेरित है, या इसका जो तरीका है वो प्रेरित है पियाजे साहब की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी के प्रोसेस, जिसमें वो स्टोरी सुनाते हैं बच्चों को। स्टोरी टेलिंग टेलिंग टेक्निक से उन्होंने अपनी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को विकसित किया था, और वैसा ही उसको आधार मानकर या उससे प्रेरित होकर ही कोलबर्ग ने अपनी तैयारी की और अपना रिसर्च किया, जिसमें वो अलग अलग केस स्टडीज, अलग अलग स्टोरीज सुनाते हैं, मोरल स्टोरी सुनाते हैं, जहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बाद अपने सैंपल से और उनके जवाब के आधार पर ये तय किया जाता है कि मोरल एक्शन के पीछे रीजनिंग क्या है। तो अल्टीमेटली ये पूरी थ्योरी बेस्ड है मोरल एक्शन और उसके पीछे की रीजनिंग पर। इसमें हमने हाइंस डेलिमा के बारे में बात की, ऐसे तमाम डेलिमा जो उनके अलग अलग मोरल स्टोरीज हैं। फिर उसके आधार पर जो उनका रिसर्च का आउटकम है, उसके आधार पर इन्होंने एक थ्योरी दी, जिसे कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट माना जाता है। इसमें इन्होंने मोरालिटी के या मोरल डेवलपमेंट के 3 लेवल बताए, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। हर एक लेवल में 2 स्टेजेस बताई। प्री कन्वेंशनल का मतलब है जब बच्चे में मोरालिटी की या नैतिकता की कोई बेसिक समझ नहीं होती, कोई मान्यता नहीं होती, वो सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि वो परिणामों से डरता है। यस, या परिणामों का की अपेक्षा रखता है। तो इसमें स्टेज 1 है जहाँ वो परिणामों से डरता है, जिसे हम बोलते हैं ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, जहाँ पर वो पनिशमेंट से डरता है, डाँट से डरता है, इसलिए नैतिक मूल्यों का पालन करता है। दूसरा इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, टिट फॉर टैट, वो परिणाम से अपेक्षित है, अगर उसने किसी को कुछ दिया है उसके बदले में उसे चाहिए, अगर किसी ने उसकी पिटाई लगाई तो उसकी पिटाई लगाएगा। फिर कन्वेंशनल मोरालिटी, यहाँ हम बात करें तो यहाँ बेसिक समझ विकसित हो जाती है, मोरालिटी को वो आत्मसात कर लेता है। और इसमें 2 स्टेजेस जो दे रखे हैं, पहला है, मतलब तीसरा स्टेज ओवरऑल हम देखें तो वो है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, दूसरों से अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए वो नैतिक मूल्यों का पालन करता है, या इसी को गुड बॉय नाइस गर्ल स्टेज भी कहते हैं, ओरिएंटेशन भी कहते हैं, जहाँ पर वो अच्छा लड़का अच्छी लड़की बने रहने का प्रयास करते हैं और नैतिक मूल्यों का पालन करते हैं। मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, यहाँ पर जो समझ है वो ये मानती है कि समाज के स्थायित्व को बनाए रखने के लिए, समाज के के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सभी को नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए, आंख बंद करके करना चाहिए। फिर पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, जहाँ इसके आगे वाली बात आती है, जहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी आती है मोरालिटी में, और आगे बढ़ के रीजनिंग और बेहतर होती है,
और ये समझ में आने लगता है कि मोरल वैल्यूज जो है इंसानों के लिए बने हैं, इंसान इसके लिए नहीं बने हैं। अगर किसी का इसमें नुकसान हो रहा है तो उसके मोरल वैल्यू के आधार पर अगर नुकसान हो रहा है, सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर नुकसान हो रहा है, तो उसमें बदलाव किए भी जा सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि हाइंज डिलेमा में अगर हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट की बात करें, तो हाइंज डिलेमा में हाइंज ने जो चोरी की है वो मोरल वैल्यूज के अगेंस्ट है, लेकिन क्योंकि वो अपनी अपनी वाइफ की लाइफ सेव करने के लिए ऐसा करता है, और भले वो नियम तोड़ता है पर उसके पीछे पर्पस लाइफ को सेव करना होता है, तो इसे एक्सेप्ट किया जा सकता है। उसके बाद है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। यूनिवर्सल प्रिंसिपल यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स की हम बात करें, तो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स मतलब वो स्टेज जहाँ मोरल वैल्यूज और इन तमाम चीज़ों से आगे बढ़कर व्यक्ति बाकी चीज़ों को भूलकर ह्यूमन राइट्स, जस्टिस और इक्वेलिटी के बारे में विचार करता है। जैसे कि हम नेल्सन मंडेला की बात यहाँ कर सकते हैं, महात्मा गांधी जी की बात यहाँ कर सकते हैं। इनकी मोरालिटी का लेवल जो कि सत्याग्रह अहिंसा पर आधारित है ना। कोई हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम मोरल वैल्यूज को या हम इस बात पे ध्यान देंगे कि ह्यूमन राइट्स या जो इक्वालिटी है, जो जस्टिस है, वो ज़रूर फॉलो किए जाए। इसके बाद हमने कुछ कमियां, मेथड की कमियां बताई कि ये आर्टिफिशियल है डिलीमा, इसमें सिर्फ और सिर्फ लड़के शामिल थे, इसलिए ये सैंपल जो है बाइस्ड है। डिलीमा जो हाइपोथेटिकल है, ये तो एक्शन और रियलिटी में डिफरेंस आ सकता है। पुअर रिसर्च डिज़ाइन था। उसके बाद हम थ्योरी में क्या समस्या है, तो जिस तरह से बता रहे कि स्टेज वाइज डेवलपमेंट होती है मोरालिटी की, ज़रूरी नहीं है ऐसा। जजमेंट मैच मोरल बिहेवियर, मोरल जजमेंट ही मोरल बिहेवियर को होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसा हम जज करते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही एक्शन करें, ज़रूरी नहीं है ना। हो सकता है हमारे मोरल विचार तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब करने की बात आती है तो हम करते कुछ और है। लोग होते हैं ना, भाषण देते हैं, लेकिन जब उन पर करने की बात आती है तो वो कुछ और करते हैं। फिर एक और क्वेश्चन था इसमें, या एक और क्रिटिक था, एक और आलोचना थी कि फंडामेंटल जो यहाँ पर माना गया है इनके डिस्कशन का, वो जस्टिस, न्याय पर आधारित है, जबकि केयर भी एक मोरल प्रिंसिपल में आना चाहिए। ये गिलिगन जी ने इस पर क्वेश्चन किया। तो ये तमाम बातें थी, चाहे कोलबर्ग की बेसिक डिटेल की बात हो, फिर उनके जो मॉरल डेवलपमेंट का थ्योरी है उसके रिसर्च की बात हो, मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी की बात हो और उसमें कमियां चाहे मेथड की हो चाहे थ्योरी की हो, ये तमाम बातें हमने कवर की। इस पे बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, तब आपको ये क्लियर होगा कि आप इसके सभी स्टेजेस को ठीक से समझ पाएँ कि नहीं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे आपके साथ शेयर